Hello guys, I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Indian Evidence Act. In the last class of Indian Evidence Act, we have already discussed the introduction, object and the meaning of evidence. In today's lecture, we will further continue from section 1. Section 1 talk about व्हाट प्रोसीडिंग्स डज द एक्ट अप्लाई, कि कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग्स है जहां पर ये एक्ट अप्लाई होगा और कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग है जहां पर इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो उसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन क्लोज पर जो है पहुंचेंगे और फिर उसे कवर करेंगे। एज पर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो एक्ट अप्लाई होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है इन और बिफोर एनी कोर्ट, जो किसी कोर्ट के सामने होंगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ होंगी? किसी कोर्ट के सामने ही होंगी, किसी आम व्यक्ति के सामने तो प्रोसीडिंग हो नहीं सकती। या फिर आप सिंपल प्रोसीडिंग वर्ड का यूज करते हो तो वो आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं या कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग भी हो सकती है। बट ये साफ तौर पे कह रहा है द एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, हर उस प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो कहाँ हो रही है, बिफोर एनी कोर्ट, जो किसी कोर्ट के सामने हो रही है, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल, जिसमें कोर्ट मार्शल भी होंगे बट एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन द सेकंड कॉलम, पर उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जो सेकंड कॉलम में। ठीक है कि ये कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई हो रहा है, बट किस सेकंड कॉलम पे? सेकंड कॉलम में ये कुछ चीजें दी गई हैं जैसे कि मार्शल कन्वेंट अंडर आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, ये कुछ एक्ट है जहां पर आप इंडियन एविडेंस की एप्लीकेशन नहीं कर सकते। फिर कहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द एक्ट नॉट अप्लाइज टू एफिडेविट्स, जो एफिडेविट दिए जाते हैं, जो शपथ पत्र दिए जाते हैं कोर्ट में या किसी ऑफिसर के सामने, वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के सामने ये जो है एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के तहत भी हो सकता है, और कोई और आर्बिट्रेटर है जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है या कहीं और भी अगर उसका रेफरेंस है वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें नेक्स्ट प्रोसीजर पर, अगर आए कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जहां पर ये अप्लाई नहीं होता, तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर, ऐसा कोर्ट मार्शल एक्ट जो है जो कन्वीन्ड है अंडर द आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और इंडियन नेवी, नेवी वाई आएगा यहाँ पे, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 और एयरफोर्स एक्ट, ये कुछ एक्ट के नाम है, वहां पर भी इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी, ये बात इसमें कह रहा है। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे अब जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म यूज हो रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग, और अब हम उसे ही डिस्कस करेंगे। फिर हम एफिडेविट को डिस्कस करेंगे, आर्बिट्रेटर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक हम इन टर्म्स को नहीं समझेंगे, हम ये सोचते हैं कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट को कर पाएंगे अच्छे से, तो वो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कह रहा है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? द एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, हर प्रकार के जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई भी इंक्वायरी है वो जुडिशियल है एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द लीगल रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड अनदर और ए ग्रुप ऑफ पर्सन और बिटवीन हिम एंड द कम्युनिटी जनरल। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी से क्या होता है, और उसका ऑब्जेक्ट है कि आप लीगल रिलेशन जो है डिटरमाइन कर रहे हो बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर, एक आदमी का दूसरे आदमी से रिलेशन आप डिटरमाइन कर रहे हो, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स है उनको डिटरमाइन कर रहे हो, या उन दोनों के बीच में, द कम्युनिटी के बीच में अगर कुछ ऐसा हो रहा है। सच एनी इंक्वायरी हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड, तो उस प्रकार की इंक्वायरी को आप क्या करोगे? डिस्टिंग्विश करोगे, उसका भेद करोगे फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट, कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार के फैक्ट्स निकल के आए, किस प्रकार से आपने इंक्वायरी में कुछ टर्म्स को ढूंढा, कुछ सबूत इकट्ठे किए, इन विच ओनली डिस्कवर्ड हैव फैक्ट हैव टू बी रिकॉर्डेड, किस प्रकार के फैक्ट आपने वहां रिकॉर्ड किए, एंड देयर इज टू बी नो यूज ऑफ डिस्क्रिशन, और उसका डिस्क्रिशन का उसमें कोई यूज नहीं होगा। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग सिंपल सेंस में जहां पर एविडेंसेस की कलेक्शन होगी, एविडेंसेस पेश किए जाएंगे, उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाएगा। बट अगर हम सेक्शन 2I ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें, क्योंकि 2I जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो डिफाइन करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को, उसका मतलब है कि कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी केस की सुनवाई जो है इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज, जहां पर सबूत लिए जाते हैं
और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जहां पर ओथ पर सबूत लिए जाएंगे। मान लीजिए एसडीएम कोर्ट है, वहां पर आपकी प्रोसीडिंग हो रही है बट नो एविडेंस ऑन ओथ, तो क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी? तो एज पर सेक्शन 2I जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी, क्योंकि जब भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस में भी, एविडेंस लेने के लिए टेकन ऑन ओथ पर उसे एविडेंस लिए जाएंगे। क्योंकि जब आप गवाही देते हो ओथ शपथ का कर, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके ऊपर बाउंडेशन हो जाती है कि पर्जरी के चार्ज आप पर लग सकते हैं कि आपने झूठी गवाही दी थी। फिर कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में कई टर्म्स इंक्लूड होती हैं। व्हाट टर्म्स आर इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी? एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी ये क्या है? अगर आपको इसको हिंदी में समझो, प्रशासनिक इंक्वायरी है, ये पूछताछ है। जैसे एक कर्मचारी है ए, उसने अपने अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उसको आप डीसी भी कह सकते हो, तहसीलदार भी कह सकते हो, उसके साथ क्या किया? इल ट्रीटमेंट किया। या मान लीजिए किसी प्रकार का उस डिपार्टमेंट में उसने गबन किया, तो एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी खुल जाती है। किसी कर्मचारी कहते हैं इंक्वायरी खुल गई है, वो क्या इंक्वायरी होती है? वो प्रशासनिक इंक्वायरी होती है। उसमें एविडेंसेस ओथ पे नहीं लिए जाते, नो एविडेंस टेकन ऑन ओथ। तो वहां पर जब एविडेंस ओथ पर नहीं लिए जाएंगे तो उसे क्या नहीं बोला जाएगा? उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं बोला जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार करता है या कोई गबन करता है, तो उस मामले में जो इंक्वायरीज होती हैं जो डिपार्टमेंट में हो रही है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज बोला जाता है। और उसके तहत जो है आप इसे जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर ओथ नहीं होती। इसके अलावा मान लीजिए कोई बस के अंदर कोई पैसेंजर है और उसके साथ किसी कंडक्टर ने मिसबिहेव कर दिया, तो कंडक्टर के अगेंस्ट क्या होगा? कंप्लेन हो जाएगी। तो उस मैटर में क्या होगा कि एक इंक्वायरी हो जाएगी वहां पर, ठीक है। कंडक्टर के अगेंस्ट जब इंक्वायरी खुल जाएगी तो क्या होगा? वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसमें नो एविडेंस टेकन ऑन ओथ, तो उस मामले में उसे आप जुडिशियल प्रोसीडिंग की कैटेगरी में नहीं लेकर आ सकते। तो यही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर कह रहा है कि सिमिलरली a proceeding which is subsequently found to without jurisdiction। अब अगर आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कहीं पर, तो वो भी क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप एसडीएम हो हिसार जिले के, और आप जो क्या करते हो, सिरसा में आ गए हो, अपना पर्सनल अथॉरिटी पे आए हो, पर्सनल लिंक की वजह से, यानी पर्सनली आप आए हो। यहाँ आकर आप किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कर देते हैं, तो वो क्या है? विदाउट जुरिस्डिक्शन है, तो उसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं माना जाएगा। ये बात कह रहे हैं। द कोर्ट्स हैव टू डिस्चार्ज बोथ, हालांकि कोर्ट जो है वो दोनों प्रोसीडिंग कर सकती है कोर्ट, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग भी कर सकती है और जुडिशियल ड्यूटीज भी निभा सकती है। इन ऑर्डर दैट देयर मे बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। और इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को करने के लिए, जैसे कोर्ट में कोई कर्मचारी है या कोर्ट में कुछ ऐसा घटित हो गया जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने होते हैं जो कोर्ट्स हैं, और जुडिशियल ड्यूटीज भी उसने निभानी होती है, तो वो चाहे तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की कैटेगरी में उसे आ सकता है। बट उस जज ने खुद अपने जुडिशियल कैपेसिटी में, यानी कि कोर्ट के तौर पर वो प्रोसीडिंग की हो, तब वो क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, हर प्रकार की उस जुडिशियल प्रोसीडिंग पर ये अप्लाई होता है, चाहे वो मैटर सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। द रूल्स ऑफ एविडेंस जो है वो सेम है, whether the proceeding is civil or criminal। However, there are certain provisions of the act। हालांकि इस एक्ट के कई ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्फेशन सेक्शन 24 से लेकर जो अप टू तक 30 तक जो है,
एस्टोपल जो है सेक्शन 115 से 117 है, तो वुड अप्लाई ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जैसे कि ये वाला टॉपिक एस्टोपल है वो सिविल प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है, बट जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है। तो ये होता है कंसेप्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग का। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन क्या होता है। जो आर्बिट्रेशन टर्म हमने ऊपर देखी है वहां पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो क्या रीजन है उसके पीछे? द प्रिंसिपल एम, जो भी आर्बिट्रेशन होता है उसका मुख्य काम होता है कि वो जो कंट्रोवर्सीज है, जो विवाद है, उनको दूर करेगा और टाइम की बचत करेगा और मनी की बचत करेगा। अगर कोर्ट में आप सिंपल सूट फाइल करते हो तो 20-20 साल लग जाते हैं उसका निपटारा होने में। तो लीगल टेक्निकलिटी जो है वो क्या है, प्रोसीडिंग के साथ जुड़ी होती है। जो भी प्रोसीडिंग होगी उसके साथ कानूनी पेचीदगियां जुड़ी होंगी। टेक्निकलिटीज का मतलब है पेचीदगियां, कानूनी पेचीदगियां जुड़ी होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्बिट्रेशन के सामने अगर हम वो प्रोसीडिंग करेंगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा, फिर फायदा क्या होगा। इसी वजह से एक्ट पे ये जो प्रोसीडिंग अप्लाई नहीं होता, एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता। इस प्रकार से जो स्ट्रिक्ट रूल है एविडेंस के और टेक्निकल रूल है प्रोसीजर के, कभी भी आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। इसी तरीके से एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है उसे इस ग्राउंड पर सेट असाइड नहीं किया जा सकता कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो इम्प्रॉपरली रिसीव किए गई। कहने का मतलब है कि आर्बिट्रेशन का कोई अवार्ड आ गया। अवार्ड क्या होता है? फाइनल जजमेंट होता है। जैसे कोर्ट्स में जजमेंट आते हैं इसी तरीके से आर्बिट्रेशन में जजमेंट्स आते हैं। एक जजमेंट आया, ठीक है, अच्छी बात है, उस जजमेंट को आप उस ग्राउंड पर जो है सेट असाइड मतलब कैंसिल नहीं करवा सकते कि वो प्रॉपरली गलत तरीके से जो आर्बिट्रेटर ने रिसीव किया था। हालांकि जो आर्बिट्रेटर है वो हमेशा ही रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। ये कोई अलग से, हालांकि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा होगा। उसमें नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। कहने का मतलब दूसरी पार्टी को पूरा मौका दिया जाए कि वो अपना पक्ष रख सके। आर्बिट्रेटर जो है स्पेशली एक्सक्लूड किए गए हैं, इनको स्पेशली इस एक्ट से बाहर निकाला गया है क्योंकि वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें रिस्पेक्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस जो है उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। आर्बिट्रेटर्स जो है वो कभी भी रूल ऑफ एविडेंस उन पे अप्लाई नहीं होंगे और बट उन्हें हमेशा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो फेयर जस्टिस के फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे रिकॉर्डिंग करना, एविडेंस की रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि स्टेटमेंट जो लिखी जाती है वो किसी की पार्टी के सामने ना हो। जब भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी सामने वाली पार्टी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट लिखी जाएगी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। अब बात कर रहा है कि एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल्स पे भी नहीं है। कौन सी ट्रिब्यूनल्स है ये कहता है कि द लॉ रिक्वायर्स सच ट्रिब्यूनल शुड कंफर्म रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हालांकि वहां ये जो एप्लीकेबल नहीं होता, बट नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो तो उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है और एविडेंसेस लेने पड़ते हैं और दूसरी पार्टी की प्रेजेंस में। जब भी आप करते हो, कोर्ट में जाते हो, तो जब भी एविडेंस लिए जाएंगे, गवाहियां वगैरह होंगी, तो एक्यूज की प्रेजेंस में होता है एंड दैट ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग। और उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो अपने जो विटनेस है, अपने जो गवाह है, उनका क्रॉस एग्जामिन भी कर सके। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है वो हम आगे जो क्लासेज उसमें डिस्कस करेंगे। नॉर्मली 3 प्रकार का एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। एग्जामिनेशन चीफ की हम जब बात करेंगे, कोर्ट में 2 पार्टीज होती है, फर्स्ट इज प्रोसिक्यूशन, सेकंड इज डिफेंस। देखिए सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई, चालान पेश हुआ कोर्ट में। जब भी एफआईआर दर्ज होगी स्टेट की तरफ से होती है। जब भी तो कभी आप देखो स्टेट वर्सेस राम प्रसाद ऐसे करके केस का नाम होता है, ठीक है। मैटर कोर्ट में गया, प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, उस केस को शुरू करता है। प्रोसिक्यूशन मतलब पीपी, उसे शुरू करेगा। और डिफेंस जो है वो बचाव करेगा। डिफेंस मतलब एक्यूज्ड का जो लॉयर होगा वो डिफेंस करेगा। अब जब प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना पेश करेगा, वहां पर सारा का सारा सिस्टम डिफेंस बचाव करेगा। डिफेंस क्या होता है, वकील होगा, डिफेंस बचाव करता है। प्रोसिक्यूशन में हालांकि एडीए है, उसके अलावा कोई प्राइवेट अपना लॉयर भी लाना चाहे तो ला सकता है, लेकिन वो सिर्फ असिस्ट करेगा इसे। प्राइवेट लॉयर, सॉरी एडवोकेट ला सकता है। अब हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन इन चीफ की। जब फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगा तो उस टाइम में क्या होता है, 3 टर्म है ये, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ,
ठीक है, फिर क्रॉस, फिर री एग्जामिनेशन। केस शुरू हुआ, प्रोसिक्यूशन विटनेस आया PW1, PW2, इनसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, जो प्रोसिक्यूशन एडीए ने कुछ क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे, उनका जवाब दिया गया। फिर डिफेंस का जो लॉयर है वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्रॉस मतलब जो इसने सवालों के जवाब दिए उनका अपोजिट करने की कोशिश करेगा और ये साबित करना चाहेगा कि ये जो झूठ बोल रहा है। जब एक्यूज के लॉयर ने क्रॉस कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, जो पीपी होगा वो दोबारा से उन्हीं विटनेसेस का री एग्जामिनेशन करेगा कि उसके विटनेस को कुछ डामाडोल ना कर दिया हो। तो ये है प्रोसीजर एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और री का। इसे हम जब टॉपिक आएगा, हमारा लास्ट यूनिट है, तभी उसमें करेंगे। एंड दैट इट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, जब क्या है कि उन्हें मौका भी दिया जाता है कि वो अपना क्रॉस कर सके। क्रॉस मतलब अपोजिट पार्टी करेगी। दैट इज नो एप्लीकेशन टू इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय ट्रिब्यूनल, लेकिन जो इंक्वायरीज ट्रिब्यूनल के द्वारा करी जाती है, जो पूछताछ ट्रिब्यूनल के द्वारा की जाती है, वहां पर इसकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। इवन दो दे में बी जुडिशियल, हालांकि वो जुडिशियल की फॉर्म में ही होती है। द लॉ रिक्वायर्स दैट सच ट्रिब्यूनल शुड ऑब्जर्व रूल्स ऑफ नेशनल, ये कहा गया है कि रूल ऑफ नेशनल जस्टिस जो है उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं, आप पढ़ लेना। जो ये LLB के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे नोट्स पढ़ने हैं। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं कंसेप्ट को, क्योंकि जुडिशियल के फील्ड में हमें बेयर एक्ट पर फोकस देना पड़ता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट, फिर मैं जो आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयर एक्ट पे अच्छे से उसको भी हम स्टडी करेंगे। दिस एक्ट अप्लाइज टू नेटिव कोर्ट मार्शल एंड टू प्रोसीडिंग बिफोर इंडियन मैराइन, इंडियन मैराइन कोर्ट के तहत जो प्रोसीडिंग है वहां पर भी अप्लाई होता है। अब बात आती है एफिडेविट पे अप्लाई क्यों नहीं होता। देखिए, स्टेटमेंट जो एफिडेविट में दी जाती है वो किसी प्रकार का एविडेंस नहीं होता सेक्शन 3 में। वेयर हाउएवर ए कोर्ट ऑर्डर दैट अ पार्टिकुलर फैक्ट में भी, हालांकि कोर्ट में जो CPC है, सिविल मैटर में कोर्ट कहती है कि जो भी आप अपनी गवाहियां देते हो, जो विटनेस करते हो, वो क्या कैसे प्रूव होना चाहिए, एफिडेविट को प्रेजेंट करके। इट देन बिकम एन एविडेंस, जब वो कोर्ट कहती है उसके बाद वो एक एविडेंस बन जाता है। लेकिन एक एफिडेविट को आप जो है एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं लेके आ सकते जब तक कि स्पेशली जो है कोर्ट उसको ऑर्डर ना कर दे। यानी कि एफिडेविट जो है वैसे कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन अगर कोर्ट ये कह देती है कि आप अपनी गवाहियां एविडेंस जो है जो भी करवाना है वो आप एफिडेविट पे करवाइए, तो वो क्या बन जाएगा, एक एविडेंस की कैटेगरी में वो फॉल कर जाएगा और उसे फिर हम एविडेंस की संज्ञा दे देंगे। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो परमिट करता है एविडेंस को फॉर्म ऑफ एफिडेविट में, वेयर द डिपोनेंट कैन बी अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द अदर पार्टी। जो डिपोनेंट होता है, जो एफिडेविट देता है, उसको क्या है, क्रॉस एग्जामिन करने का राइट दूसरी पार्टी को हालांकि दिया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एविडेंस। इस टॉपिक को जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के टॉपिक के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ज्यादा लेंथी अगर लेक्चर हो जाता है तो फिर स्टूडेंट जो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हो, ना ही उसे सुनना चाहते हैं। तो आज जो है हम सेक्शन 1 की एप्लीकेशन जो कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से कर लेंगे। धीरे धीरे अगर हम रूटीन में अपना एक टॉपिक कवर करते जाएंगे तो हमारा सिलेबस जो बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा। और आपको वीडियो जैसा भी पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट कीजिए, बुरा लगा हो तब भी कमेंट कीजिए, क्योंकि बिना कमेंट के जो है, जो भी आपको करवा रहा है, मेहनत से करवा रहा है, उसको मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियो और भी फर्दर मिलते रहें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।